देखिए आपका जो 3 परिभाषाएँ बची हैं, उसमें आपका पहली जो परिभाषा है, आपका 217 निकालिए, लोक अधिकारी पढ़ा दिया जाए। पब्लिक ऑफिसर, ये जो परिभाषा है, ये बिहार जे में भी पूछी गई है। यानी कि बिहार सिविल जज के मुख्य परीक्षा में ये पूछा गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन था। बैठिए हो कि लोक अधिकारी को परिभाषित करिए। तो लोक अधिकारी की परिभाषा आपको मैं बताया भी था कि इससे कोरिलेट करके पढ़ना है। जिस प्रकार लोक अधिकारी की परिभाषा आपका सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 17 में दी गई है, वैसी ही सेम परिभाषा लगभग आपका आईपीसी में दी गई है, यानी कि इंडियन पेनल कोड में। और आपका लोक सेवक यानी कि पब्लिक अफसर का, लोक सेवक से भी आपका एक क्वेश्चन वर्तमान में बन रहा है। और एमपी ओमपी जो बनाते हैं आपका, पहला तो यही बना देते हैं कि पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक कहाँ परिभाषित है, तो आईपीसी की धारा 21 में। फिर जो दूसरा मॉडल आपका बीएचयू एलएलएम में भी बना था, एमपी में भी, कि धारा 21 का जो 12 खंड है टोटल, 12 में से जो पहला खंड है वह रिपील है, यानी कि निर्जित है। तो आपका एमपी और बीएचयू एलएलएम में ये बना था कि धारा 21 का प्रथम स्पष्टीकरण किस सन में रिपील किया गया था, यानी कि किस सन में समाप्त किया गया था, ये भी बना था क्वेश्चन भाई। तो वह समाप्त किया गया था 1950 ईस्वी में। और वर्तमान में कितने आपका स्पष्टीकरण बचे हैं? खंड 11। यानी कि अगर 11 खंडों में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक, लोक मतलब होता है जनता और सेवक मतलब नौकर, यानी कि जनता का नौकर कहा जाएगा। लेकिन ये नौकर आपका जब पा लेते हैं नौकरी, तो जनता के नौकर नहीं, अपने को क्या मानते हैं? मालिक। लेकिन वास्तव में है क्या? आपका जनता के नौकर। तो उसी प्रकार 217 में लोक अधिकारी को परिभाषित किया गया है। अब देखिए लोक अधिकारी, इसमें जो परिभाषा दी गई है आपका, ये रट्टा मारना है। हम तो बता ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, लेकिन प्रयास ये करिएगा कि इसको आपको करना क्या है भाई, मेंस के लिए रटना है। देखिए कह करके, लोक अधिकारी के अंतर्गत कौन व्यक्ति आता है? तो पहला आपका है हर न्यायाधीश। इसका मतलब ये हुआ कि जितने न्यायाधीश है वह लोक अधिकारी या पब्लिक अफसर माने जाएंगे। चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, लोअर कोर्ट के न्यायाधीश हो, उससे मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कोरिलेट करना है, दो जगह से यहाँ कोरिलेट करके पढ़ना है। पहला ये पढ़ना है कि पूछा भी गया है जेएस में भी कि न्यायाधीश शब्द की परिभाषा सीपीसी में कहाँ दी गई है। तो आपका बताया भी गया था कल ही कि धारा 2 के क्लाज 8 में, रट कर आइए, बताया गया है कल ही। यानी कि धारा 2 के क्लाज 8 में जज या न्यायाधीश शब्द की परिभाषा दी गई है। और न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ? न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो व्यक्ति न्यायालय में बैठकर न्याय का कार्य कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? न्यायाधीश। दूसरा आपका यूपी एपीओ में क्वेश्चन बना है कि आईपीसी में न्यायाधीश शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है। ये यूपी एपीओ का क्वेश्चन है। तो धारा 19 में, यानी कि इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में? 19 में। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा देखिए भाई, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य। अब अखिल भारतीय सेवा
या ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। अभी एचजेएस में भी आपका क्वेश्चन बना था और बिहार में भी क्वेश्चन बना, दोनों में बना है। यानी कि ये जो दूसरा शब्द हम बता रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि अखिल भारतीय सेवा, ये जो क्वेश्चन है आपका बता दिया जाए, ये एचजेएस में भी इस बार बना है और आपका बिहार में भी बना था इसी बार। अखिल भारतीय सेवा पहले समझिए क्या होती है, तब तो बता जाएंगे। अखिल भारतीय सेवा का मतलब कि जो नियुक्ति होती है वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है, यूनियन पब्लिक कमीशन द्वारा होती हैं, लेकिन वह लोग कार्य जो करते हैं राज्यों में करते हैं। तो इसी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। अब अखिल भारतीय सेवा का सृजन कैसे किया जाता है, किस अनुच्छेद में? तो बिहार में आपका अनुच्छेद पूछा गया संविधान का कि अखिल भारतीय सेवा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 312 में है। कौन प्रस्ताव पास करेगी तो संसद इस पर कानून बना सकती है? तो पहले प्रपोजल पास होगा। यही बिहार में जे में भी ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन पहले प्रपोजल पास करेगा, कौन पहले आपका प्रपोजल पास करेगा तो ऐसी दशा में संसद को कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार जे में भी आ चुका है भाई। तो आपका राज्यसभा पहले प्रपोजल पास करेगी और तब संसद को कानून बनाने का इस पर क्या मिलेगा? अधिकार। तीसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है जो एचजेएस में बना है कि आपका राष्ट्रीय न्यायिक सेवा, यानी कि राष्ट्रीय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में प्रावधान या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा दे, इस बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इस बारे में भी प्रावधान आपका अनुच्छेद 312 में ही है। आप देख सकते हैं बेरेक आपका इस बार एचजेएस में आया था कि अखिल भारतीय जुडिशियल सर्विस के बारे में प्रावधान कहाँ है? तो वह भी प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 312 में। देखिए अभी आपका चर्चा भी चल रही थी कि जो एचजेएस और पीसीएजे का एग्जाम है ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाए और पूरे देश में एक ही एग्जाम हो, इसके लिए उच्च न्यायालयों से केंद्र सरकार ने परामर्श मांगा था। तो कुछ उच्च न्यायालय पक्ष में थे, दो तीन, और ज्यादातर विरोध में थे, तो मामला दब गया। यानी कि आपका कानून मंत्री ने कहा कि ज़्यादा हाई कोर्ट इस परीक्षा के क्या है, विपक्ष में, और हाई कोर्ट के जल्दी विरुद्ध जा नहीं सकते, इसलिए मामला ये दबा है। वर्तमान में अलग अलग राज्य अपना पीसीएजे और एचजेएस की परीक्षा करा रहे हैं। कहीं उच्च न्यायालय करा रहा है तो कहीं आयोग करा रहा है। जैसे एमपी में हाई कोर्ट कराता है तो यूपी बिहार में कौन करा रहा है? आपका आयोग। लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के बारे में जरूर याद रखिए कहाँ प्रावधान है? आपका 312। यानी कि केवल शब्द नहीं बताया जा रहा है, ये भी याद रखिए, उस शब्द का अर्थ भी बताया जा रहा है और वह शब्द कहाँ से कोरिलेट है और उस शब्द पर वर्तमान में कैसे मॉडल के क्वेश्चन बन रहे हैं। यही आपका एचजेएस में भी 90% मैं बता दूं लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, सही नहीं किए थे लोग। तो आपका कर्तव्य है कि जो आगे आने वाली वैकेंसियां हैं वहीं दो चार क्वेश्चन भाई आप कवर करिए, जो कम लोग जानते हैं तभी आपका निकलेगी परीक्षा। यानी कि जो दो चार जानते तो सभी लोग हैं, उसी में आपका दो चार क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कम लोग जानते हैं। ये मैं फिर बता दूं, ये 90% लोग इसको जानते ही नहीं थे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान इस अनुच्छेद में है और अनुच्छेद वाइज पूछा गया था। तो यानी कि आपका अखिल भारतीय सेवा के जितने सदस्य हैं वे आपका लोक अधिकारी
या पब्लिक ऑफिसर माने जाएंगे। अगला देखिए, संघ की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर यानी कि कमिश्नर ऑफिसर या राजपत्रित ऑफिसर, जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता हो, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन रहा कि सेना के जितने तीनों सेनाओं के सदस्य हैं, आपका ये भी लोक अफसर माने जाएंगे जो राजपत्रित है या जो कमिश्नर स्तर के आपका अधिकारी है। चौथा देखिए यानी कि डी, न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय में जितने अधिकारी हैं जो किसी विधि या तथ्य के मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, तो वे सभी अधिकारी आपका लोक अधिकारी माने जाएंगे। तो कम से कम एक दो तो उदाहरण बताइए कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं न्यायालय के जो किसी इलाके या तथ्य के प्रश्न पर कोई रिपोर्ट देते हैं न्यायालय को या कोई अन्वेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक व्यवस्था आपका जूरी की व्यवस्था थी। आपका थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट इसमें उदाहरण देखना है। एक तो आप जूरी कहिएगा, दूसरा आपका कह सकते हैं रिसीवर या प्रापक भी कह सकते हैं, जो न्यायालय को समय समय पर क्या देता है रिपोर्ट। लेकिन जूरी का मामला सबसे अच्छा उदाहरण है। एक जूरी का बताया जाए जो न्यायालय को किसी तथ्य या ला के प्रश्न पर आपका अपनी रिपोर्ट देता था, यानी कि ये कहते थे कि इस मामले में ये सही है। तो देखिए जूरी व्यवस्था होती क्या थी। अगर आज भी आप कभी उच्च न्यायालय जाइए तो जो कुर्सियां लगी हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब तो हटा दिया गया है। एक ये मेन कुर्सी लगी रहती है, डबल बेंच है तो दो, सिंगल बेंच है तो एक, और अगर संवैधानिक पीठ बनेगी तो आपका 5 कम से कम। इसके बाद किनारे किनारे आपका बेंच लगे रहते हैं। जिस बेंच लगे रहते हैं जो खाली रहते हैं, तो जो अंग्रेजों के ज़माने में होता था कि न्यायाधीश बैठता था कुर्सी पे और उसके बगल में जूरी सदस्य बैठते थे, यानी कि आपका, और ये जूरी सदस्य आपका जो भी बहस होती थी ये तत्काल किस या कुछ समय बाद किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर अपना निष्कर्ष निकालते थे और जज साहब को बताते थे कि इस मामले में हमारी राय ये है। अगर आप रुस्तम फिल्म देखे होंगे जो शुद्ध रूप से के एम नानावटी के केस पर आधारित है, तो उसमें भी आपने गौर किया होगा कि जूरी सदस्य थे और जूरी सदस्यों ने क्या किया, बैठे हुए जूरी सदस्य थे और जूरी जो सदस्य थे अपना निष्कर्ष निकाल के और जज को बताते थे। लेकिन वर्तमान समय में लगभग जूरी व्यवस्था समाप्त हो गई है, क्योंकि जज साहब खुद ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, यानी कि विशेषज्ञों के क्या हो गए हैं विशेषज्ञ, किसी की आवश्यकता नहीं है सलाह लेने की। अगला देखिए भाई आपका, फिर एक बार देखिए, न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए। तो कौन लोग हैं जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो नोटरी वोटरी इत्यादि हैं ये, या ये क्या बनाते हैं दस्तावेज। अधि प्रमाणित करे तो नोटरी प्रमाणित भी करता है या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या संपत्ति का बयान करे, तो संपत्ति का भार संभाले, संपत्ति का बयान करे, ये आपको समझना है। संपत्ति का भार उठाए या बयान करे का मतलब ये हुआ कि संपत्ति के बारे में कोई जिम्मेदारी ले
और बैन करे का मतलब डिस्पोज ऑफ करे। डिस्पोज ऑफ का मतलब कि उसे नष्ट करे या उसे बेचे, उसे दान करे, उसे पट्टा पर दे, बंधक रखे, ये सब बैन में आते हैं। डिस्पोज ऑफ या बैन एक व्यापक शब्द है और इसमें लगभग संपत्ति को सुरक्षित रखने से, बेचने से लेकर नष्ट करने तक का अधिकार शामिल है। तो कोई तो उदाहरण बताइए जो न्यायालय द्वारा नियुक्त होता है, जो संपत्ति की अभिरक्षा भी करता है, न्यायालय के आदेश से संपत्ति का बैन भी करता है, और वह व्यक्ति कहलाता है रिसीवर या प्रापक। तो प्रापक के बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश आपका 40 में किया गया है। तो प्रापक ऐसा व्यक्ति है, आपका 2 क्वेश्चन एक बार यूपीजे में आया है कि प्रापक की नियुक्ति किस आदेश के तहत, तो आदेश 40 के तहत, और कलेक्टर को किस आदेश 40 के किस नियम के तहत कलेक्टर साहब को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है। तो आपका जवाब रहेगा आदेश 40 का नियम 5। ये भी क्वेश्चन आया है। तीसरा जो 2 क्वेश्चन एक ही साथ पूछा गया प्रापक के बारे में, ये में तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रापक किसका अधिकारी होता है, यानी कि किसका प्रतिनिधि होता है, वादी का कि प्रतिवादी का कि न्यायालय का। तो किसका होता है, कोर्ट का। वादी प्रतिवादी न मान। प्रापक किसकी ओर से संपत्ति बयान करता है, संपत्ति को अभिरक्षा में रखता है, तो आपका कोर्ट की ओर से। और प्रापक लोक अधिकारी हैं कि नहीं, धारा 217 में है, और धारा 21 आईपीसी से भी जोड़कर पढ़ना है कि यह प्रापक आईपीसी की धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट भी हैं, लोक सेवक भी है। ये भी आपका क्वेश्चन बना है कि प्रापक लोक सेवक माना गया है कि नहीं माना गया है। देखिए आगे भाई आपका, या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति लोक अधिकारी माने जाएंगे जो न्यायालय के डिक्री आदेश या निर्णय का पालन कराते हैं। अगला देखिए, या कोई शपथ ग्रहण कराए। शपथ ग्रहण कराए का मतलब कि ओथ कराए। तो कौन लोग ओथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं, तो जो शपथ कमिश्नर रहता है, शपथ आयुक्त होता है, या जो नोटरी होता है, ये लोग शपथ दिलवाते हैं। तो क्या ये लोक अधिकारी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। बहुत व्यापक परिभाषा है। अगला देखिए, या निर्वचन करे। निर्वचन का मतलब हुआ चुनाव करे, इलेक्शन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, यानी कि न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखना, उन्हें डिस्टरबेंस न हो। और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्य में किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है, तो वह भी आपका लोक अधिकारी माना जाएगा। अगला देखिए, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सभी व्यक्ति लोक अधिकारी माने जाएंगे जो किसी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, निरोध में रख सकते हैं, परिरोध कर सकते हैं, यानी कि बंदी बना सकते हैं, कारागार में डाल सकते हैं। निरोध करना माने डिटेन करना। डिटेन करने का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाना। तो न्यायालय भी लगाता है, पुलिस भी लगाती है। तो ये पुलिस वाले आपका न्यायालय हुआ। कुछ मामलों में सिविल अधिकारी भी लगा सकते हैं। तो ये सभी लोग क्या माने जाएंगे, आपका लोक अधिकारी। अगला देखिए,
आपका सरकार का हर अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की रक्षा करे, तो ये सभी लोग 217 में क्या माने जाएंगे? लोक अधिकारी। अब एक एक देखिए, आपका पहला है कि भाई माने वह अपराधों का निवारण करे। तो अपराधों का निवारण जब भी पढ़िएगा तो आपका पूछा भी जाता है अपराधों के निवारण के लिए, अपराधों की रोकथाम के लिए सीआरपीसी के किस अध्याय में। बिहार ऐसा क्वेश्चन पिछली बार एपीओ में बनाया था, इसीलिए एपीओ में कुछ लोग आपका पुराने लोग बाहर हो गए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि अब अध्याय भी पढ़िए और वह अध्याय किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक है, अब ये भी पढ़िए। और वहीं दो चार क्वेश्चन अध्याय अध्याय पूछ लिया भी यार, तो बताइए निवारक प्रावधान किस अध्याय में है आईपीसी के? नहीं, सीआरपीसी के, तो 11 में। और सेक्शन याद रखिएगा 149 से लेकर 153। फिर याद रखिए तो अपराधों का निवारण करना, प्रिवेंट करना, अपराधों को रोकने के बारे में प्रावधान आपका किस अध्याय में है सीआरपीसी में? 11 में। ये याद करना है। इसके बाद आपका सेक्शन याद करना है कि किस सेक्शन से किस सेक्शन में आपका है। तो सीआरपीसी की धारा 149 से लेकर 153। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये आया कि पुलिस का निवारक कार्य इसमें दिया गया है, यानी कि कुछ अपराधों को रोकने का कार्य पुलिस का है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन बनता है वह आपका सेक्शन 151 से बनता है। आपका बिहार में मेंस में भी आ चुका है सीआरपीसी में, और मॉडल ये बना है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है, निवारक गिरफ्तारी क्या होती है। तो फिर एक बार इसको समझिए, निवारक गिरफ्तारी या प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है, ये टिप्पणी इस पर लिखना था। तो एक मॉडल एक लाइन बनाया जाए। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाता है जब वह अपराध कर चुका रहता है, यानी कि सामान्य नियम ये है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सीआरपीसी के अध्याय 11 में धारा 149 से लेकर 153 तक में निवारक प्रावधान दिए गए हैं, जहां की धारा 151 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर पुलिस को ये लगे कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है, मानेगा नहीं, तो संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस वारंट के बिना अपराध करने के पहले ही क्या कर लेती हैं? गिरफ्तार। तो जिन प्राधिकारियों को ये हक है कि वह आपका क्या करें, अपराधों का निवारण करें, तो वे प्राधिकारी भी सेक्शन 217 में लोक ऑफिस पब्लिक ऑफिसर या लोक अधिकारी माने जाएंगे। अगला देखिए, अगला ये है कि अपराधों की इत्तिला दे। इत्तिला माने इंफॉर्मेशन दे, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना दे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन व्यक्तियों को आपका प्राधिकृत किया गया है, यानी कि वे लोग अधिकारी हैं और उनका कर्तव्य है कि वे अपराधों की इत्तिला दें। इत्तिला मतलब सूचना दें। तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं
जिनका ये विधिक कर्तव्य है, सरकार ने नियुक्त कर रखा है और कानूनी कर्तव्य है कि वह कुछ अपराधों की सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को दें। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कल भी बताया गया था आपका शाम वाले पीरियड में। ग्राम चौकीदार सबसे अच्छा उदाहरण है, पुलिस तो है ही कि अपराधों की। ग्राम चौकीदार या ग्राम जो पुलिस होती है, उसका कर्तव्य होता है कि गांव में जो भी अपराध हो उसकी सूचना किसको दी जाए, पुलिस को। और ये सरकार द्वारा नियुक्त भी होता है और सरकार इसके लिए इसे वेतन भी देती है। वैसे ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य है कि गांव का चौकी पहरा देना, यानी कि जागते रहो का नारा क्या लगाना। जैसे कि इस समय नेता नारा लगा रहे हैं, तो ग्राम चौकीदार भी ने आपका नेता तो नहीं है, लेकिन गांव-गांव में घूमकर गली-गली में क्या रहता कहता है, जागते रहो। अरे भाई, लोग सोएंगे कि तुम जागते रहो, लोग सोएंगे। यानी कि इसका मतलब कि जागते रहो तो रात भर जाग कर पहरेदारी करो और ग्राम चौकीदार अपना घूमता रहे। अगला देखिए आपका, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे। तो कोर्ट में जो व्यक्ति अपराधियों को पकड़कर जस्टिस के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें भी लोक अधिकारी माना जाएगा। तो कौन गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करती है कोर्ट में? पुलिस। तो क्या पुलिस लोक अधिकारी है कि नहीं है? अगला देखिए, या लोक के स्वास्थ्य क्षेम या सुविधा की रक्षा करे। तो तुरंत आपको फिर जाना पड़ेगा कि आपका लोगों के स्वास्थ्य की, सुविधा की, क्षेम या कुशलता की आपका रक्षा करने के लिए भारत में क्या-क्या प्रावधान है? तो काफ़ी लंबा प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे आम जनता के, एक लोगों के नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, पब्लिक के, आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा बुरा प्रभाव पड़े, सुविधा पर पड़ता है, क्षेम पर पड़ता है, तो इसे लीगल भाषा में पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप या लोक अपदूषण कहा जाता है। जो नेट में क्वेश्चन आया, लोक अपकंटक। तो भाई इंग्लिश वर्जन एक बार देखिएगा, पब्लिक न्यूसेंस, और हिंदी में तो 4-5 नाम है, लोक अपदूषण, लोक प्रदूषण, लोक न्यूसेंस, लोक उपताप, और नेट में आ गया था लोक अपकंटक। अपकंटक मतलब प्रदूषण। तो ये अपराध भी हैं और आपका इसके लिए आपका संविधान से लेकर, पुलिस एक्ट से लेकर, आईपीसी से लेकर और सीआरपीसी तक में प्रावधान है। लेकिन आपका पूरा तो नहीं, पुलिस अधिनियम की धारा 34 याद रखना है, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप पढ़ सकते हैं सीआरपीसी की धारा 133 और सीआरपीसी की कौन सी धारा? 144। ये दोनों धाराएं इसी पर आधारित हैं कि लोगों के सुख सुविधा में या लोगों के कुशलता में या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न डाला जाए। अगर लोगों के स्वास्थ्य पर किसी कार्य से बुरा प्रभाव पड़ता है तो उस कार्य को रोकने का आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 133 में सामान्य मामले, और अगर तात्कालिक कार्यवाही आवश्यक है तो कौन सी धारा? 144। अगला देखिए आपका, हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, जैसे आपका लिक्विडेटर हो जाता है, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे, सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट करे या किसी राजस्व आदेशिका को लागू करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण करे
रिपोर्ट करे, कोई धन संबंधी जिसमें हित है, कोई दस्तावेज बनाए इत्यादि, तो वह भी आपका लोक अधिकारी माना जाएगा। इसके बाद लास्ट लाइन है कि हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है या सरकार से वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, वह भी लोक अधिकारी माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट लाइन ये आया कि सरकार की सेवा में जितने लोग हैं वो भी आपका लोक अधिकारी, सरकार से भले वेतन न पाते हों। दूसरा, जो सरकार से वेतन पाते हैं, चाहे सफाई कर्मी हो या चौकीदार कोई, वो भी लोक अधिकारी। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति जिनका कुछ लोक कर्तव्य हैं, सरकार वेतन तो नहीं देती लेकिन शुल्क दे देती है या पारिश्रमिक दे देती हैं या कुछ कमीशन दे देती हैं। कि आपका कल ही बताया गया कमीशन कुछ मिल जाता है, तो ये लोग भी लोक अधिकारी माने जाएंगे। एक उदाहरण कम से कम बताया जाए भाई। जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ संविधान से, देखिए आपका पारिश्रमिक जिसे मिलता है, आपका अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 76 पर गौर करिए। आपका अभी 165 पूछा भी गया था, किस राज्य में देखिए याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आपका इधर 7-8 माह के अंदर कोई एग्जाम हुआ और उसी में आपका 165 जीएस में आया था कि ला में, अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। फिर एक बार अच्छे से इसको देखिए। आपका संविधान के अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। राज्य का नहीं भाई, राज्य सरकार का। राज्य ने यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है और कहीं भी राज्य का पक्ष किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकारी के पास रख सकता है। ये जो क्वेश्चन बना था कि एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 165। और महान्यायवादी जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है उसके बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में, 76 में है संविधान के अनुच्छेद। वह भी किसके द्वारा नियुक्त होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये दोनों वेतन नहीं पाते, ये पारिश्रमिक पाते हैं। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है और महान्यायवादी का राष्ट्रपति द्वारा। ये याद रखना है। ये लोग क्या लोग पब्लिक ड्यूटी इनकी होती है कि नहीं, यानी कि क्या ये लोग अधिकारी माने जाएंगे कि नहीं, माने जाएंगे, क्योंकि ये लोग कर्तव्य करते हैं। यानी कि सरकार का पक्ष जनता की ओर से कहाँ रखते हैं, कोर्ट में। तो अगर फिर एक बार समझिए, आपका इसी पर याचिका भी आपका देखनी है। अगर किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बना दिया गया, महाधिवक्ता बना दिया गया और वह व्यक्ति योग्य उसके नहीं था, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति को चैलेंज किया जा सकता है। याद रखिए, भले ये वेतन न पाते हों, सरकार से क्या पाते हैं, पारिश्रमिक। जितना काम उतना दाम, यानी कि जितना दिन कोर्ट खुला रहेगा उतने दिन तक का जोड़कर इनको पैसा मिलता है। तो अधिवक्ता साहब जो सरकारी हैं वह चाहते हैं कि कोर्ट खुली रहे शनिवार को भी, ताकि पैसा बनता रहे। फाइल का भी मिलता है कुछ, आपका 2000-3000 जो भी हो, लेकिन जितना काम उतना दाम के हिसाब से हाई कोर्ट के सभी सरकारी वकीलों को पैसा मिलता है। वैसे अब ज़्यादा बढ़ गया पैसा, आपका
जो आपका माने सीनियर एडवोकेट होते हैं, जो आपका स्टैंडिंग काउंसिल इत्यादि, उनको 2 से 2.5 लाख रुपया महीने में बन रहा है। और जो नीचे वाले हैं ब्रीफ होल्डर, उनका भी 70-80 हज़ार बन ही जा रहा है। पहले कम बनता था, 30-35 हज़ार, लेकिन लगभग आपका दूना पैसा इस समय मिल रहा है 4-5 साल से। अगला देखिए, इस प्रकार लोक अधिकारी समाप्त हुआ। अगली दो परिभाषा आपकी बची हैं, वो भी दोनों पढ़ा दिया जाए तब लिखवा जाए भाई। देखिए आपका 2-10 पहले, टू आपका जो पढ़ना है 2-11 और 2-12 पढ़ना है। 2-12 पहले हम देखते हैं भाई। आपका धारा 2 की उपधारा 12, ये भी आपका मेंस में टिप्पणी में क्वेश्चन आया है। मैं बता दूं, बिहारी बनाया है। अब इसको टिप्पणी में लिखने के लिए आपका 1.5 पेज कम से कम लिखना रहता है। तो आप पहले कंसेप्ट बनाइए और तब बेयर एक्ट चला जाए। वैसे भी मैं कई बार उदाहरण बता चुका हूँ, इसमें आपको फिर एक बार हम उदाहरण बता रहे हैं, और तब आपका कह सकते हैं कि बेयर एक्ट की एक एक पॉइंटों को तोड़ा जाएगा, और उसमें जो टेक्निकल एक दो बातें हैं वह हम देखेंगे। इसी जब भी इसको पढ़िए आपका 2-12 को, तो इसी के साथ फिर से एक बार आपका डिग्री के प्रकार बताए गए थे। प्रारंभिक डिग्री, अंतिम डिग्री और अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। फिर से हम इसको बता देंगे, मैंने जिन लोगों को न समझ में आया हो डिग्री के प्रकार या आज्ञप्ति के प्रकार, फिर से एक बार इस उदाहरण में देखिए। तो आपका पेयर एक तोड़ लिया जाए और तब उसी को उदाहरण पर चलाया जाए। एक एक शब्दों को देखिए भाई। जो लोग नए हैं, आपका कैसे बेयर एक्ट को पढ़ा जाता है वह भी थोड़ा कला सीखिए, ताकि घर पर जो भी कानून हो, चाहे एविडेंस हो, सीआरपीसी हो, ऐसे ही वाक्यों को अलग करने का प्रयास करिए, और अलग करने के प्रयास करिए, और अलग करके एक एक शब्दों का अर्थ निकाल कर, और पूरा कहानी लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है। जिस प्रकार हमने डॉक्टर का एक दो बार उदाहरण दिया है, डॉक्टर करता क्या है, अगर कोई लाश जाती है तो वह लाश के एक एक अंगों को चीड़ फाड़ देता है, मृत्यु के कारणों को खोज लेता है, और जब मृत्यु के कारण पता लग जाता है तो बड़ा बड़ा सुआ रहता है। अब उसमें कोई आपका ये नहीं, वो लाश को सिल देता है, और सिल कर क्या कर देता है, सफ़ेद कपड़े में पैक। तो एक अंगों को चीरा फाड़ा जाता है कि मृत्यु का कारण क्या था। तो पोस्टमार्टम में लाश की दुर्गति हो जाती है, यानी कि मर गया व्यक्ति फिर भी आपका क्या हो गई। तो उसी प्रकार बेयर एक्ट है, आप एक एक शब्दों को तोड़िए, उसका अर्थ समझिए, और जब क्लू मिल जाए तो सबको अंत में निष्कर्ष निकाल कर क्या करिए, एक में सिलाई कर दीजिए। जैसे किसी को कहते हैं रेस जेस्टे, यानी कि इंग्लिश में क्या हम बोलेंगे, एक ही समव्यवहार के भाग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलिए आगे देखिए, अब सही रहेगा भाई, अब कुछ समझ में आएगा। देखिए आपका इसमें 2-12 में जो परिभाषा दी गई है वो तो बता दिया जाए। ये दी गई है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट का मतलब अंतःकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ भी कहते हैं। अंतःकालीन लाभ पेरेक्ट में दिया है, इसे मध्यवर्ती लाभ भी कहा जाता है, या अंतःकालीन लाभ। तो मध्यवर्ती लाभ क्या होता है आपका, देखिए, संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि पहले तो ये जानना है कि अंतःकालीन लाभ जो है ये किस प्रॉपर्टी से जुड़ा रहता है। तो आपका देखिए वो अभी शब्द बताया नहीं गया भाई, एक लाइन और थोड़ा एक लाइन बढ़ाया जाए इसमें। देखिए, अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। यानी कि पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है कि यहाँ जो प्रॉपर्टी आई है वह केवल और केवल किस प्रॉपर्टी से संबंधित है, अचल। यानी कि पहला जो आपका पॉइंट निकालना है कि मीन प्रॉफिट किससे संबंधित रहता है, अचल संपत्ति से कि चल संपत्ति की, दोनों। तो अचल मार्कर आएगा, किससे, अचल। दूसरा, मीन प्रॉफिट में क्या क्या शामिल है, तो मीन प्रॉफिट में आपका ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ शामिल हैं। यानी कि मीन प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, लाभ, और उस लाभ पर क्या, इंटरेस्ट। यानी कि आपका फिर याद रखिए, आपका अंतःकालीन लाभ का मतलब क्या हुआ, आपका केवल शुद्ध लाभ, कि उस शुद्ध लाभ पर आपका कह सकते हैं कि उस शुद्ध लाभ पर आपका इंटरेस्ट भी शामिल है। तो बताइए क्या शामिल है, लाभ की, उस पर ब्याज की, दोनों। चलिए ठीक है, याद करते रहे। जो ऐसी संपत्ति पर सबदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, यानी कि यह जो लाभ होता है वह रांगफुल आपका पजेशन, यानी कि सदोष कब्जा। सदोष कब्जा मतलब अवैध कब्जा, अवैध कब्जा का मतलब गलत तरीके से कब्जा। यानी कि यह लाभ जो होता है वह अचल संपत्ति के सदोष कब्जे कब्जे के कारण उत्पन्न होता है। तो सदोष कब्जा, अब बताया जाएगा उदाहरण। सदोष कब्जा का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने दूसरे की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से पजेशन जमा लिया, आधिपत्य जमा लिया है, कब्जा जमा लिया है। अगला देखिए, शब्द अभी तोड़ा जा रहा है। सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हो या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता है। यानी कि कौन से लाभ मीन प्रॉफिट में आएंगे, तो जो व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा पाया है, वस्तुतः उस संपत्ति से वह कौन सा लाभ प्राप्त किया, या अगर वह मामूली तत्परता बरतता, कैसी तत्परता, मामूली, तो क्या प्राप्त कर सकता था, कर सकता था। देखिए अगला अभी हम बताते हैं। किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते। इसका मतलब लास्ट पॉइंट ये निकला कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया और उस संपत्ति में कोई क्या किया है, अभिवृद्धि माने बढ़ोतरी किया है, और उस अभिवृद्धि के कारण जो उसे लाभ उत्पन्न हुआ है, क्या वह बेनिफिट मीन प्रॉफिट माना जाएगा कि नहीं, नहीं। तो फिर एक बार याद रखिए, आपका क्वेश्चन कैसे बनता है प्री में। पहला तो मीन प्रॉफिट, पहले प्री का क्वेश्चन इसी से निकाल लिया जाए, उसके बाद एक एक शब्द को समझाना है और 3-4 कानूनों में भी जाना, ये नहीं कि आपका यहाँ से गवर्न होगा। पहला पॉइंट ये बनता है कि मीन प्रॉफिट किससे संबंधित रहता है, चल संपत्ति की, अचल की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मार्क कराएंगे,
दूसरा, मीन प्रॉफिट किससे संबंधित रहता है? वैध कब्जे से, अवैध कब्जे से, दोनों से। तो किस कब्जे से लिखा गया है? अवैध या सदो। तीसरा क्वेश्चन ये बना कि मीन प्रॉफिट में क्या शामिल है? शुद्ध लाभ, ब्याज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। तीसरा जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनता है कि अंतःकालीन लाभ में क्या शामिल नहीं है? तो दे देगा शुद्ध लाभ। बताइए शुद्ध लाभ शामिल है कि नहीं? क्या मैं लिखा हूँ? शुद्ध लाभ शामिल है। उस शुद्ध लाभ पर ब्याज शामिल है कि नहीं है? तीसरा दे देगा आपका सदोष कब्जेधारी द्वारा संपत्ति में की गई बढ़ोतरी के कारण प्राप्त लाभ। तो ये शामिल है कि नहीं? ये शामिल नहीं है। तो फिर याद रखिए भाई, अगर गलत कब्जेधारी ने उस संपत्ति में कोई अभिवृद्धि की है और उससे कोई बेनिफिट हुआ है, तो वह जो लाभ होगा वह आपका मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं। अब आपका पहले सिद्धांत देखिए और आपका फिर और चीज़ें आपका कानूनन बताया जाए, और अभी एक दो कानून पहले ऐड करिए तब शब्दों को समझाया जाएगा। फिर एक बार देखिए, मीन प्रॉफिट का आधार क्या है, या आपका अंतःकालीन लाभ का जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, सैद्धांतिक आधार क्या है, विधिशास्त्रीय आधार क्या है? विधिशास्त्रीय आधार ये है कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से धनी नहीं हो सकता, यानी कि कोई किसी व्यक्ति को कानून गलत तरीके से धनी नहीं होने देगा। अनजस्ट इनरिचमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि जो व्यक्ति अवैध तरीके से किसी मकान या जमीन पर कब्जा किया है, वह गलत तरीके से कानून उसको धनी नहीं होने देगा। और थोड़ा बहुत दिमाग ले जाइए, ये सिद्धांत पूछा भी जाता है। यही सिद्धांत संविदा अधिनियम में भी है, और कहाँ से कहाँ तक? 68 से लेकर 72 तक। यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 68 से लेकर 72 तक में जो आधार दिया गया है, वह भी यही आधार है कि कानून किसी व्यक्ति को गलत तरीके से धनी नहीं होने देगा। रट कर जाइएगा, आधार पूछा गया जे में कई बार। अनजस्ट इनरिचमेंट, अब उसी को हिंदी में उतना उलझा देगा कि आप उलझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वर्जन जरूर याद करके जाइए। दूसरा ये है कि उस व्यक्ति को वह हक दिलवाया जाए जो व्यक्ति पाता अगर उस संपत्ति उसकी थी और वह कब्जा रखता। अब आइए इसमें देखा जाए, आपका सबसे पहले आपका कब्जे की प्राप्ति कराइए, यानी कि कब्जे की वापसी के लिए कानून में क्या क्या नियम है कब्जे के निर्धारण के लिए। थोड़ा बहुत हम डिटेल में इसको जा रहे हैं भाई, इसको अभी रहने दे रहे हैं। थोड़ा इसके पीछे जाना पड़ेगा, जैसे कि पर्दे के पीछे कल गया था आदमी, यानी कि पर्दे के आगे क्या ये सीन है और पर्दे के पीछे का सीन, यानी कि कोरिलेशन करना है। अब नए लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी 2-3 माह, लेकिन थोड़ा बहुत धैर्य रखें तो अपने आप आ जाएगा। भाई थोड़ा बहुत दिक्कत है, देखिए, क्योंकि यहाँ जो चल रहा है क्लास, भाई एलएलबी करके आए हैं, आप मीन प्रॉफिट रट कर गए, परीक्षा दे दिए, लेकिन ये अब कंपटीशन में आए हैं, तो कंपटीशन के लिए थोड़ा मॉडल क्या करना पड़ेगा। भले आप एलएलबी में 5 क्वेश्चन लिख कर अच्छा टॉप कर गए हों, लेकिन यहाँ तो एक सेक्शन और उसकी बारीकियों से परिचित होना है। तो एक लड़की ही आई थी, उनके पिताजी भी आए थे, कहानी बता दें, वाह ये सत्य कहानी है, ये कहानी सत्य है, मैंने इसमें कोई ये नहीं है। भाई वो कहे कि हम आपका अपने स्कूल के टॉपर हैं, आपका हम कहे कि ठीक है भाई। अब मन में सोचे कि बहुत टॉपर ऐसे आते रहते हैं तमाम लोग टॉपर हैं। उनके पिताजी 57 इंची सीना किए
और कहे कि हमारी बेटियां टॉप की हैं, तैयारी आपके यहाँ करेगी, तो भाई ठीक है, आपका तैयारी में आ गई। तो अब हमें तो थोड़ा मैंने ये भी लगा कि भाई टॉपर हैं, अब कंपटीशन में आपका ये लोग नहीं जानते कि कंपटीशन थोड़ा भिन्न है। तो ऐसी दशा में जब पहला टेस्ट सीरीज दी, मैंने आपका टेस्ट आपका हुआ और टेस्ट सीरीज पहला दी, तो उसमें आपका क्वेश्चन 20 नंबर सही कर की थी, यानी कि 150 में 20 नंबर। तो जो उसका घमंड था चूर चूर हो गया। और फिर हमने फोन से उसको समझाया कि देखिए आप भले टॉपर हो, ये कंपटीशन है, मेहनत करिए। हाँ, ये है कि उसके बाद मेहनत की, मेहनत करके एलएलएम में एडमिशन की, नेट निकाली, मेंस भी दी थी पिछली बार। उसके बाद वो माने जो घमंड था वह दूर हो गया। तो किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। भाई घमंड करेंगे तो उसी दिन से डिमोशन में चले, चाहे हम हो या आप हो। जिस दिन आपको घमंड आ जाएगा कि हम तो बहुत जान गए हैं, अब क्या जानना है, तो बिहार एपीओ ने बता दिया कि दो चार पुराने लोगों का 1.5 नंबर 1 नंबर से रुका है। आज भी फोन करते हैं कि क्या किया जाए। तो हुआ कि लगातार लगे रहिए, ला है भूलता रहता है। तो फिर एक बार देखिए, यानी कि जो पोजीशन है, आपका कब्जा है, उसके बारे में 3-4 नियम देखिए। अगर कब्जे का विवाद उत्पन्न हो गया, जल थल का विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसी दशा में एक तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है कि वह भूमि के उपयोग या भूमि की सीमा या जल के उपयोग के विवाद का निस्तारण कर सकें, उस विवाद को सॉल्व कर सकें। ये जो डीएम एडीएम एसडीएम होते हैं, इनको पावर है, ये पावर सीआरपीसी देती है 145 से लेकर 148 धारा। तो भले नए लोगों को धारा न याद हो, प्रावधान तो याद रहेगा कि कौन कर सकता है, डीएम एसडीएम और एडीएम साहब। दूसरा आपका कब्जे की जहाँ तक बात है, सीपीसी की धारा 16 ही पढ़ना है और 16 का पहला पॉइंट उठा सकते हैं कि अगर अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति करनी है, रिकवरी करनी है, और शुद्ध हिंदी में लिखेगा प्रत्याधुरण। तो प्रत्याधुरण मतलब वापस लेना है। तो किस स्थान के न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा? तो संपत्ति इलाहाबाद है, तो क्या बॉम्बे मुकदमा करेंगे कि कहाँ करेंगे? तो जहाँ संपत्ति क्या है, स्थित। भाई एक लाइन में। दूसरा पॉइंट, अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए जो कानून में प्रावधान किया गया है, वह आपका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 और 6 है। यानी कि कौन सी धारा? भू बिहार पूछा जाता है। धारा 5 में आप ओनर के आधार पर कब्जे की मांग करते हैं, यानी कि हजूर हम इस जमीन के स्वामी हैं और इस व्यक्ति ने अवैध रूप से सदोष तरीके से हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है, अतः मुझे अपनी जमीन का कब्जा क्या दिलवाया जाए? रिकवर कराया जाए, वापस दिलवाया जाए। तो स्वामित्व के आधार पर करेंगे तो आपका एसारे या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा लागू होगी? 5। और कितने साल के आप अंदर करेंगे? तो आपका कितने साल के अंदर कर सकते हैं? बिहार उहार पूछता है 12 साल। यानी कि कब्जा वापसी के लिए मुकदमा कितने साल के अंदर? 12 साल। तो 12 साल जो गिना जाएगा, ये किस मामले में? यानी कि स्वामित्व के आधार पर आप मांग कर रहे हैं कि मैं स्वामी हूं, कि कब्जे के आधार पर? स्वामित्व, कब्जे नहीं। अगर कब्जे के आधार पर मांगना है तो उसके लिए कौन सी धारा बनी है? 6। और 6 में 6
यानी कि कितने माह के अंदर। पिछली बार बिहार जे में बना था कि धारा 6 के तहत कब्जे की प्रत्युद्धरण के लिए वापस पाने के लिए कितने समय के अंदर मुकदमा दायर किया जाएगा। 6 माह। किस बेस पर कि हम स्वामी है कि कब्जेधारी हैं, बताइए। कब्जेधारी। तो फिर एक बार समझिए, स्वामित्व के आधार पर किस धारा में 5, कब्जेधारी के आधार पर 6, स्वामित्व के आधार पर कितने साल के अंदर बेकब्जा किए जाने से 12 साल, कब्जे के आधार पर। तो किराएदार का उदाहरण सबसे पहले देखिए। एक एक मकान मालिक ने किराएदार को बिना विधिक प्रक्रिया के निकाल दिया है। किराएदार चाहता है कि वह फिर से किराएदारी में रहे, कब्जे की पुनः प्राप्ति चाहता है। तो बताइए, किराएदार स्वामी था कि कब्जेधारी था केवल। तो कब्जेधारी था तो धारा 5 लागू हो गई कि 6। 6 तो कितने माह के अंदर मुकदमा कर दे कि हमें फिर से मकान में कब्जा दिलवाया जाए। अब आइए, अब कब्जे के बारे में, अब आइए मीन प्रॉफिट भाई। एक दफा जो मीन प्रॉफिट होता है वह अचल संपत्ति से संबंधित होता है। अचल अभी लाभ और ब्याज छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें आपका अभी बताना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये जो मीन प्रॉफिट होता है ये सदोष कब्जे से रिलेटेड होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई अचल संपत्ति, उस अचल संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से कब्जा जमा लिया तो एक मकान बनवाया जाए। देखिए मकान भाई, ये मकान है, इसमें 4 कमरे हैं, 4 रूम बना दिया जाए। ए इसका मालिक है, ध्यान समझिए। ए मालिक था और बी ने क्या किया कि अपने गुंडों को ले गया, ए को मार और कर भगा दिया। और भगाने के बाद इस मकान पर कौन कब्जा कर लिया है? बी। कौन कब्जा किया है? तो बी का कब्जा आपका वैध माना जाएगा कि अवैध? अवैध। यानी किसी को हम कानूनी भाषा में क्या कहेंगे? रांगफुल पोजेशन, सदोष कब्जा या गलत तरीके से कब्जा। अब यही दिमाग लगाइए, आपका कब्जे का वास्तव में हकदार व्यक्ति कौन है? ए। लेकिन गलत तरीके से किसने इस पर कब्जा जमा लिया है? बी। अब ए चाहता है कि वह बी के खिलाफ मुकदमा करे और अपने इस मकान पर पुनः कब्जा प्राप्त कर ले। तो अभी हमने बताया कि अगर ए स्वामी है तो धारा 5 ए सारे के तहत बेकब्जा किए जाने के अगले कितने साल के अंदर मुकदमा कर सकता है? 12। और ए स्वामी नहीं था लेकिन केवल क्या था? कब्जाधारी, तब कितने माह के अंदर? 6। तो ए से मुकदमा करवाइए। ए सिविल न्यायालय में जाता है, बी के खिलाफ मुकदमा करता है और देखिए क्या क्या डिमांड करता है कि हजूर हमें बी से हमारे मकान पर कब्जा दिलवाया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, हजूर आपका हमें मीन प्रॉफिट दिलवाया जाए, दूसरी मांग। तीसरी मांग, हमें मुकदमे का खर्चा दिलवाया जाए। और चौथी मांग जरूर लिखिएगा अगर कहीं बाद कि अन्य कोई अनुतोष न्यायालय दे जिसे न्यायालय क्या समझता है उचित, अन्य में सब आ जाएगा। इसी देखिए आपका फिर एक बार नियम, जब तक कि आप कोर्ट से रिलीफ या अनुतोष नहीं मांगे हैं, कोर्ट जबरदस्ती अपने आप लोअर कोर्ट अनुतोष नहीं दे सकते। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट दे दे अपना इनहेरेंट पावर के तहत बिना मांगे भी, आर्टिकल 142 के तहत, वो अलग बात है। साम्या में बताया भी गया था, लेकिन लोअर कोर्ट को पावर नहीं है। लेकिन आप वाद पत्र में संशोधन कर सकते हैं निर्णय के पहले कभी भी। अब यहाँ देखिए ध्यान से भाई, ए मुकदमा कर दिया बी के खिलाफ। तो अब आइए, अब न्यायालय ने इसमें डिक्री पारित करवा दिया जाए।
न्यायालय ने ये डिक्री पारित की कि एक कब्जे का हकदार है और एक को इस मकान का कब्जा दिलवाया जाए। और जो मीन प्रॉफिट है, अभी हम बताएंगे मीन प्रॉफिट, फिर मीन प्रॉफिट ए पाएगा कि नहीं इसका निर्धारण हम बाद में करेंगे। तो बताइए क्या मामला पूरी तरह निपट गया कि अभी कार्यवाही बाकी है? तो ये जो डिक्री होगी कब्जे की वापसी की, ये प्रारंभिक होगी, और बाद में जो डिक्री किसके बारे में पारित होगी, मीन प्रॉफिट, वह डिक्री क्या होगी, अंतिम। क्योंकि अभी मामला किस पर बाकी है, मीन प्रॉफिट। आगे इस उदाहरण को, अब सदोष कब्जेधारी ने उस अचल संपत्ति से क्या, भाई थोड़ा टेक्निकल बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए उस मकान पर काबिज रहता तो क्या पाता, इससे मतलब नहीं। फिर एक बार याद रखिए, जो वास्तविक स्वामी है उस मकान पर कब्जा रखता तो क्या पाता, इसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि जिसने सदोष तरीके से, गलत तरीके से इस मकान पर कब्जा जमाया है, तो ये इस मकान से वास्तव में क्या प्राप्त किया है, यानी कि जो वास्तव में क्या किया है, प्राप्त। तो कुछ तो धन प्राप्त कराइए। मान लीजिए 4 कमरे थे, एक 1,000 में उठाया था, तो एक माह में कितना पाया, 4,000। अगर 2 साल आपका रह गया कब्जेदारी, तो 2 साल में निकाल लीजिए आपका, माने एक महीने में 4,000, तो 12 माह का पहले निकालिए। 48,000 12 माह का हो गया, नहीं 12 माह का आपका 48,000 हो गया। तो फिर 2 साल रखिए कब्जेधारी, तो फिर 48 जोड़ दीजिए, तो 2 साल में कितना पाया, 96। फिर एक बार देखिए, फिर एक बार इसको समझिए, थोड़ा टेक्निकल है ज़्यादा, इसीलिए समय ले रहा है। क्योंकि एक बार जब समझ जाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये भी है। यानी कि ए जो बी है उस मकान से क्या पाया, उस अचल संपत्ति से क्या प्राप्त वास्तव में किया। तो 4 कमरे थे, एक 1,000 में उठाया था, 2 साल तक कब्जा रखा जबरदस्ती अवैध तरीके से, कितना आपका किराया पाया 2 साल में, 96,000। तो वास्तव में क्या प्राप्त किया, 96,000। तो ये जो 96,000 है, इस यही आपका क्या कहलाएगा, उस मकान से या अचल संपत्ति से उत्पन्न क्या कहलाएगा, लाभ। और इस पर क्या मिलेगा, ब्याज। तो ये जो लाभ है और इस पर ब्याज है, ये वास्तव में लाभ पाने का हकदार कौन था, ए। लेकिन जबरदस्ती कब्जा करके कौन प्राप्त किया है, बी। तो बी से यह लाभ किसको वापस करवाया जाएगा, ए को। और इसी को हम क्या कहेंगे, अंतःकालीन लाभ या मीन प्रॉफिट। तो क्या न्यायालय ब्याज दिलवा सकता है कि नहीं, 96,000 पर दिलवा सकता है। क्योंकि मीन प्रॉफिट में क्या शामिल है, केवल शुद्ध लाभ ही नहीं बल्कि क्या शामिल है, ब्याज। इसको आगे बढ़ाया जाए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अवैध कब्जेधारी ने वास्तव में क्या प्राप्त किया, वही जो है आपका मीन प्रॉफिट है, और उसको वापस दिलवाना। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो गलत तरीके से भी ने इस मकान पर कब्जा किया है, अगर वह मामूली तत्परता बरतता, यानी कि साधारण सावधानी बरतता, तो वह क्या प्राप्त कर सकता था। तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए
क्या प्राप्त कर सकता था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या संभावना थी, कितने लाभ प्राप्त करने की संभावना थी। तो आपका दो एंगल से हम देखते हैं, वह भी मीन प्रॉफिट ही होगा। पहला एंगल देखिए, मान लीजिए रूम अच्छे थे, कितने में किराए पर बी ने उठाया है गलत तरीके से कब्जा करके, एक एक हजार पर। और रूम ऐसे थे जो उस इलाके में वह रूम कम से कम कितने के उठाए जा सकते थे, दो दो हजार। तो अब ये कह सकता है कि हजूर अगर भी मामूली तत्परता बरतता तो एक रूम का किराया दो दो हजार पा सकता था। अतः चूंकि दो दो हजार पा सकता था और वास्तव में पाया कितना, एक एक हजार, तो भले वह एक हजार पाया हो, लेकिन कितना पा सकता था, संभावना कितनी थी एक रूम का, दो हजार। अतः दो दो हजार के हिसाब से हमें 2 साल का पैसा भी से क्या किया जाए, घर से दें, और क्या भाई, घर से दें। वास्तव में पाया कितना, तो 96,000 का दूना कर दीजिएगा, यानी कि आपका दूना दे भाई। देखिए ये कौन दिखा सकता है, कि अगर ये सही ढंग से हमारे कमरे को उठाते तो ये कितना में इस इलाके में उठ जाता, 2,000 में। तो हम 1,000 पर नहीं मानेंगे, हम बड़े वाले हैं। तो कितना आपका दिलवाया जाए महीने का, 2,000। तीसरा एंगल देखिए, तीसरा एंगल भाई थोड़ा सतर्क रहना है। तीसरा एंगल, बी ने इस मकान पर जबरदस्ती कब्जा किया लेकिन इस मकान को खाली रखा। तो आप लोग खुद बताइए, क्या कोई किराया प्राप्त किया, नहीं। लेकिन अगर मामूली तत्परता बरतता तो क्या पा सकता था। अगर भी इन मकानों को, इन रूमों को किराया पर उठाता तो कम से कम एक रूम का कितना कितना पा सकता था, मान के चलिए दो दो हजार। तो भले भी ने 2 साल वह मकान खाली रखा हो, फिर भी ये मांग कर सकता है कि हजूर भले ये हमारा मकान खाली रखे हों, गलत तरीके से कब्जा किए थे, दो दो हजार पर एक एक रूम उठ सकता था, ये 2 साल तक काबिज रहें, भले एक पैसा न पाए हों, लेकिन हमें मीन प्रॉफिट क्या किया जाए, दिलवाया जाए। और एक महीने का कितना कितना जोड़कर ये लाभ हुआ, और इस लाभ पर क्या दिलवाया जाए, ब्याज भी। तो ब्याज की दर भी पूछी जाती है। सामान्यतः जो ब्याज की दर रहती है 6% वार्षिक रहती है। रट कर जाइएगा, कितना, सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, आगे पीछे हो सकती है। वो आपका सामान्यतः कितना कानूनन रहता है। हाँ भाई, रट कर जाइए, एमपी एमपी खूब पूछा जाता है। अगला देखिए आपका, अब तो कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, मीन प्रॉफिट के बारे में। देखिए बी क्या पाया, वह भी मीन प्रॉफिट है। या बी अगर उचित सतर्कता और सावधानी बरतता तो क्या प्राप्त कर सकता था। तो भले खाली रखा हो, लेकिन बी देगा मीन प्रॉफिट, किसको देगा, ए को। अगला देखिए, मीन प्रॉफिट में आपका लाभ तो है ही, लेकिन लाभ में भी शुद्ध लाभ है, यानी कि लाभ में भी कैसा लाभ मीन प्रॉफिट माना जाता है, शुद्ध। अब शुद्ध लाभ का मतलब क्या हुआ, ये देखना है। मान लीजिए कि आपका एक जमीन थी, और जो खेती वाली जमीन थी, और बी ने उस पर एक ही जमीन थी। बी 2 साल तक जबरदस्ती कब्जा किया रहा और उस जमीन पर खेती किया। तो भाई आपका खेती किया, तो अब आपको ये देखना है कि जब खेती किया तो उसमें आपका जुताई किया होगा, सिंचाई किया होगा, फसल कटवाया होगा, मड़ाई किया होगा। ये जो खर्चे हैं वो लाभ में से क्या किए जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे। और निकालने के बाद जो बचेगा वही कैसा लाभ होगा, प्योर।
यानी कि शुद्ध लाभ। जैसे कि आपका केल्सन महोदय, थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस में, जैसे कि आपका हैंस केल्सन कहता है कि अगर ला में से, विधि में से ये नीति शास्त्र निकाल दिया जाए अलग, अर्थशास्त्र निकाल दिया जाए, समाज शास्त्र निकाल दिया जाए, इत्यादि विषयों को क्या कर दिया जाए अलग, तो जो भाग बचेगा वह विज्ञान के नियमों के तरह क्या होगा, प्योर होगा, शुद्ध होगा। अतः केंसल ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यानी कि विधि का विशुद्ध या शुद्ध सिद्धांत दिया। उसी प्रकार शुद्ध लाभ का मतलब ये हुआ कि जो लाभ हुआ है उस लाभ में क्या कटौती की जाएगी, खर्चा, और खर्चा काटने के बाद जो बचता है वही लाभ माना जाएगा, शुद्ध लाभ। तो लाभ वापस नहीं पूरा कराया जाएगा। कैसा लाभ कराया जाएगा, शुद्ध बात। और खर्चे की कटौती कौन करेगा, अवैध कब्जाधारी अपने घर से नहीं देगा खर्चा। ये खर्चा न्यायालय अब डिसाइड करे कितना काटे। अगला देखिए आपका लास्ट लाइन, अगर बी ने इस मकान में कुछ अभिवृद्धि की है, इम्प्रूवमेंट किया है, और उस अभिवृद्धि के कारण कुछ लाभ उत्पन्न होता है, तो ऐसी दशा में वह लाभ मीन प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अब एक उदाहरण मकान का देखिए, अभिवृद्धि कराइए। मान लीजिए बी ने इस मकान पर जबरदस्ती कब्जा किया। एक मंजिला मकान था और कितने कमरे बने थे, 4। अब सोचा कि कौन हटा सकता है आपका, तो बी ने 4 रूम ऊपर और बनवा दिया। तो बताइए अचल संपत्ति में आपका इम्प्रूवमेंट या अभिवृद्धि किया कि नहीं, तो करके कितना रूम बनवा लिया, 4। तो 4 रूम जो बनवाया है भी, उससे जो किराया आएगा क्या वह मध्यकालीन लाभ या अंतःकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ माना जाएगा कि नहीं। तो लास्ट लाइन हम क्या बता रहे हैं, अभिवृद्धि के कारण उत्पन्न लाभ को मीन प्रॉफिट माना जाएगा कि नहीं, नहीं। तो इस प्रकार आपका 1-2 केस है, कल बता देंगे इस पर। इस प्रकार मुख्य रूप से जो समाप्त हुआ, कठिन था थोड़ा, मीन प्रॉफिट। तो अभी आपका टीपीए चलेगी भाई 15 मिनट बाद।